स्वागत है आप सभी लोगों का व्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लूसेंट की जीके सीरीज में चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो कि महाजनपदों से संबंधित है। और महाजनपदों में आप सभी लोगों को पता है 16 महाजनपद है, और 16 महाजनपदों की उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहला प्रश्न देखते हैं जो लूसेंट की सीरीज में दिया हुआ है। एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी हुई हैं, तो आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले एक दिया हुआ है गांधार। तो गांधार, इसकी राजधानी है तक्षशिला। गांधार की राजधानी है तक्षशिला, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी है मथुरा, ये ध्यान रखें। वत्स, ध्यान रखें, वत्स है कौशाम्बी। वत्स जो है वो है कौशाम्बी। और कौशल जो है उसकी राजधानी है श्रावस्ती। तो जरा इनको हम देख लेते हैं, इनको जरा देखते हैं। गांधार, इसे मथुरा का क्षेत्र आप सभी लोग जानते हो, इसको ब्रजमंडल का क्षेत्र भी कह सकते हैं। ब्रजमंडल का क्षेत्र जो है वो मथुरा में आता है, ठीक है। इसके अलावा कौशाम्बी, कौशाम्बी इलाहाबाद और मिर्जापुर, इलाहाबाद और मिर्जापुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो कौशाम्बी में आता है। इसके बाद अगर हम श्रावस्ती की बात करें, तो श्रावस्ती में जैसे कुछ जिले हैं, जैसे फैजाबाद, फैजाबाद है। फैजाबाद के अलावा अगर हम कहें तो गोंडा है, गोंडा। इसके अलावा बहराइच, ये सब जिले लगभग इसी में है। तो हम अगर हम कहें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, अगर हम कहें तो लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है इसी में शामिल होता है। अगर तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र है, पाक और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। तो कुड़िक, इसको हम अजात शत्रु को हम कुड़िक बोलते हैं, अजात शत्रु को हम कुड़िक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और अजात शत्रु ये हर्यक वंश का शासक था। तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन या अशोक या घनानंद? तो देखिएगा यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर है उदयन। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी। तो प्रश्न को कई बार मोल्ड करके भी पूछ लेते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र का एक दूसरा भी नाम है। पाटलिपुत्र को हम कुसुमपुर भी बोलते हैं, कुसुमपुर। ध्यान रखेंगे, कुसुमपुर, कहीं कहीं पर पाटलिपुत्र ना देकर कुसुमपुर पूछ लेते हैं। चौथा देखें, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण, देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे आपको क्वेश्चन, आप आंसर पकड़ सकते हो, काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो कालाशोक को ही हम काकवर्ण कहते थे। काकवर्ण ये इतना काला था कि कौवा भी इसके सामने फेल था, ठीक है ना, कालाशोक। और कालाशोक के समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में या तक्षशिला में? तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान, सिकंदर द ग्रेट की मृत्यु ये बेबीलोनिया या बेबीलोन में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। सिकंदर महान से बहुत प्रश्न बनते हैं। अगला देखें, सिकंदर महान एवं पोरस या पोरस और पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? पोरस और पुरु, एक तरफ पोरस था और एक तरफ पोरस और एक तरफ सिकंदर था। तो इनकी सेनाओं ने किस नदी के तट पे, एक तरफ ये नदी है मान लो, तो एक तरफ कौन था, एक तरफ कौन था, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर, तो कौन सी नदी है जहां पर एक तरफ सिकंदर और दूसरी तरफ पुरु या पुरस था? तो 6 का जो उत्तर है वो है झेलम, झेलम है। झेलम का एक दूसरा भी नाम है, आप सभी लोग जानते हो। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार का मृदभांड, पॉटरी, भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? गिरवे रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, और चौथा है काले और लाल बर्तन। तो देखिए 7 का जो सही उत्तर है वो है उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन या मृदभांड। इसी को हम बोलते हैं एन, इसी को देखिएगा कभी कभी एन बी
NB यहाँ पे लिखा होता है, आपको ध्यान होना चाहिए कि NBPW और NBPW का फुल फॉर्म होता है कि नॉर्दर्न ब्लॉक पॉलिश्ड और वेयर, मतलब बर्तन। तो इसका उत्तर हो गया 7 का सी। 8 नंबर देखते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। तो जो 8 का उत्तर है तो उसमें है भोजक या ग्राम भोजक। भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है गांव के मुखिया को। ध्यान रखिएगा, गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या धान्यकटक। तो देखिए, उज्जैन का प्राचीनतम नाम है अवंतिका या अवंती। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो अवंतिका है ये दो में विभाजित थी, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो उत्तरी और दक्षिणी जो अवंती या अवंतिका है, इसकी राजधानियां भी अलग थी। जो उत्तरी अवंती थी इसकी राजधानी थी उज्जैनी, इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी या उज्जैन वर्तमान में। और दक्षिणी जो अवंती थी इसकी जो राजधानी थी वो थी माहिष्मती, उसकी राजधानी थी माहिष्मती। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। 10 नंबर प्रश्न देखें, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन। तो देखिएगा, नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था। वो संस्थापक कौन सा था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। फिर इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या घननंद। तो 11 का जो उत्तर है तो ये है, इसका उत्तर है घनानंद या घननंद। घननंद को ग्रीक या यूनानी शासकों ने अग्रमीज या जेंडरमीज कहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये यूनानी शासकों द्वारा जो नाम कहे गए हैं ये प्राचीन भारत में बहुत पूछे जाते हैं। आते हैं 12 नंबर पे, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा या कुषाणों के द्वारा। तो जो 12 का उत्तर है वो हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। जो सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण है भारत पर वो ईरानियों के द्वारा किया गया प्राचीन काल में। फिर 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपी, देखिए यहां पर दूसरा विदेशी और पहला, यहां पर देखिए पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, यहां पर ध्यान रखिएगा 13 का जो उत्तर है तो वो होगा यूनानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा। देखिए दूसरा विदेशी इसलिए कहा गया कि पहला विदेशी ईरानियों के द्वारा किया गया था, दूसरा यूनानियों के द्वारा। और यूनान कहां पे? यूरोप। तो यूरोपीय पहले कौन से? यूनान है, ठीक है, जो यूनानी है। चलिए 14 नंबर पे आते हैं, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत, प्रांत को हम क्षत्रपी भी कहते हैं, प्रांत बनाया? तो कौन सा था? साइरस, डेरियस या दारेबाऊ और जेरिसिस और डेरियस सेकंड। तो आपको इसमें आंसर करना है, 14 का आंसर देखें तो इसमें होगा डेरियस या दारेबाऊ फर्स्ट। ये ध्यान रखिए, डेरियस या दारेबाऊ फर्स्ट। 15 पे आते हैं हम लोग, हाइडेस्पेस या वितस्ता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। हाइडेस्पेस या वितस्ता आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध 326 बीसी या ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पुरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं आम्बी के बीच। तो 15 का उत्तर देखें, इसका पहला सही है, सिकंदर और पुरस के मध्य हाइडेस्पेस या वितस्ता। तो इसमें वितस्ता इसलिए कहते हैं, वितस्ता जो है वो झेलम का प्राचीन नाम है, तो इस नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए इसको हम कहते हैं वितस्ता या झेलम का युद्ध या हाइडेस्पेस का युद्ध भी कहते हैं। 16 नंबर पे आते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया वो समय था 326 ईसा पूर्व, और जिस समय शासन किया उस समय भारत पर नंद वंश का शासन था। किसका शासन था? नंद वंश का शासन था, ये जान लीजिएगा। और सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था तो भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा से, यानी भारत के पश्चिमोत्तर साइड से यहां से किया था, और यहाँ पे रोकने वाला कौन था? पुरु या पुरस था। और जबकि यहाँ पे जहां से सारा कुछ मगध साम्राज्य केंद्रित था ये, और इसके अलावा जो 16 महाजनपद थे वो अलग थे। 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं, एक सूची दी हुई है, एक तरफ शासक है दूसरी तरफ वंश है, तो आपको बताना है कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है।
तो देखें बिंबसार, बिंबसार ये संबंधित है हर्यक वंश से संबंधित है, बिंबसार ये हर्यक वंश से संबंधित है। कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश से संबंधित है, कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। कालाशोक ये शिशुनाग वंश से संबंधित है। महापद्मनंद ये ध्यान रखिए, महापद्मनंद ये नंद वंश संबंधित है, जबकि बिंदुसार ये मौर्य वंश से संबंधित है। यहां पर आपको बिंबसार और बिंदुसार में अंतर स्पष्ट रखना है। बिंबसार ये हर्यक वंश से है, जबकि बिंदुसार ये नंद वंश से है। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र। पहला है देखिएगा मगध, मगध है, दूसरा है वत्स, तीसरा है कौशल अवंती। तो ये देखते हैं मगध, मगध वर्तमान में पटना व गया के पास के क्षेत्र है। वत्स ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। कौशल वर्तमान में अवध का क्षेत्र है। अवंती ये मालवा या उज्जैन के आसपास का क्षेत्र है। तो यहां पर जो सही उत्तर है इसका हो जाएगा कूट, जो सही है वो हो जाएगा ए, ध्यान रखेंगे ए। 19 पे आते हैं हम लोग। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या राजगृह। तो मगध में देखेंगे यहां पर मगध की प्रथम राजधानी वो है गिरिव्रज, गिरिव्रज। देखो गिरि लिखा हुआ है, ये गिरिव्रज ऐसे लिखा हुआ है, गिरिव्रज, गिरिव्रज। या इसी का दूसरा नाम था राजगृह, राजगृह आपके सामने लिखा हुआ है राजगृह। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मगध की प्रथम राजधानी। तो आपसे पूछ लेंगे मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो आपको बता देना है गिरिव्रज या राजगृह। 20 नंबर पे आते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है उसका है, देखिए पाटलिपुत्र के रूप में जो चयन किया था वो किया था उदयन ने। पाटलिपुत्र को जो सर्वप्रथम राजधानी के रूप में बनाया था वो उदयन, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी किसने करी थी? उदयन ने की थी। और किन नदियों के किनारे या किन नदियों के संगम पर? गंगा और सोन नदियों के संगम पर। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अगंतुर निकाय निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो यहां पर 21 का जो सही उत्तर है वो होगा बी, 16 महाजनपद। ये अगंतुर निकाय एक ग्रंथ है और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अच्छा आप ये भी देखिए जैन धर्म के ग्रंथों में भी इसकी सूची मिलती है, लेकिन कुछ ही महाजनपदों का उल्लेख वहां पर मिलता है। लेकिन 16 के 16 महाजनपदों का उल्लेख वो अगंतुर निकाय, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 22 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यहाँ पर सिकंदर का समकालीन पूछा गया था। जिस समय सिकंदर आया था उस समय भारत में शासक कौन था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य, या चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर है घनानंद या घननंद। घनानंद जिस समय पर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर सिकंदर ने आक्रमण किया, उस समय जो है मगध का जो शासक था वो कौन था? मगध का शासक घनानंद या घननंद था। 23 पे आते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व या पहली सदी ईसा पूर्व। तो यहाँ पर 23 का आपको उत्तर करना है। तो देखिएगा छठी सदी ईसा पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा, छठी सदी ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए 24 देखते हैं हम लोग। 24 नंबर पे आते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो आपको कारण आपको बताने हैं। पहला है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो यहाँ पे आपको चुनने हैं उसके सफलता के, सिकंदर के आक्रमण की सफलता के पीछे कारण क्या थे। तो आपको चुनना है। तो जो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी कारण हैं। देखिए कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है, मगध साम्राज्य था लेकिन पूरा भारत संयुक्त नहीं था। दक्षिण भारत तो बिल्कुल ही अलग था। सेना भी श्रेष्ठ थी, साथ साथ में उसे देशद्रोही भारतीयों का सहयोग भी मिला और वह एक अच्छा प्रशासक भी था। अच्छा सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए निकला हुआ था, लेकिन पोरस युद्ध हारने के बाद वो वापस लौट गया। और सिकंदर के बाद फिर उसका सेनापति सेल्यूकस आता है। कब आता है ये?
मैं बाद में चर्चा करूंगा मौर्य साम्राज्य के समय। चलिए 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं। एक तरफ राजाओं की सूची दी हुई है और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं, तो आपको मिलाना है, देखना है 25 में। देखो एक तरफ है प्रद्योत, प्रद्योत ये संबंधित है, इसका नाम चंद्र प्रद्योत भी है, तो प्रद्योत ये संबंधित है अवंती से, प्रद्योत संबंधित है अवंती, या अभी हम लोग बात कर सकते हैं अवंती उज्जैनी से। और उदयन जो संबंधित है वो वत्स से संबंधित है, वत्स, वत्स से संबंधित है। और प्रसेनजित, प्रसेनजित वो कौशल से संबंधित है, प्रसेनजित ये कहाँ का शासक था, कौशल से। जबकि अजात शत्रु ये मगध से संबंधित था। तो यहां पर आप लोग उत्तर देखें 3 2 4 1, तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, सी, वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, अंग में, वंग में, कलिंग में, मगध में। तो जो 26 का उत्तर है वो है कलिंग। कलिंग में एक नहर का निर्माण किया गया था, ये नंद राजा के आदेश से किया गया था। ये बहुत पूछा जाता है कलिंग, ठीक है, जो कि उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है, कलिंग, उत्कल, उड़ीसा, ठीक है। 27 पे आते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, साइरस, कॉम्बिसेस, डेरियस, जेरिसस। तो यहां पे आपको उत्तर करना है, तो सही उत्तर है डेरियस। डेरियस ये पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ ही भाग को अपने अधीन किया था, कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ये ध्यान रखिएगा। 28 नंबर, मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। मगध के राजा किनके बारे में पूछा गया है, अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य, किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। तो 28 में देखें, इसका जो वज्जी संघ फिर है पांचाल, दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। तो जो सही उत्तर है वज्जी संघ या वैशाली। वज्जी संघ क्यों कहा जाता है, तो देखिएगा वज्जी, इसमें संघ इसलिए जुड़ा है, वज्जी संघ, इसमें 8 कुल शामिल थे, वज्र संघ में कुल 8 कुल शामिल थे, और इसीलिए इसको अष्टकुलिक भी कहते हैं, इसीलिए इसको अष्टकुलिक भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा अष्टकुलिक किसे कहा गया है, तो वज्र संघ को कहा गया है। तो अष्टकुलिक में मुख्यतः अगर हम कहें, अगर देखें तो विदेह प्रमुख है, विदेह क्षेत्र प्रमुख है, इसके अलावा वज्जी क्षेत्र प्रमुख है, इसके अलावा अगर हम कहें कि एक क्षेत्र और प्रमुख है लिच्छवी, लिच्छवी यहाँ के भी शासक इसमें सम्मिलित थे। तो मुख्य ये है, और इसके अलावा 5 और है, तो कुल 8 है। तो वज्र संघ में आपसे पूछा जा सकता है कुल कितने कुल है, तो 8 कुल है। 29 नंबर पे आते हैं। वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार, देखिए एक हथियार है रथ मूसल, रथ मूसल एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा होता था, तथा महाशिलाकंटक दूसरा हथियार है, महाशिलाकंटक ये पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो रथ मूसल और महाशिलाकंटक, सीधे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि रथ मूसल और महाशिलाकंटक, इन दो जो ये हथियार है, इनका आविष्कार या इनका निर्माण या इनको बनाया किसने था, तो वो शासक कौन है, तो 29 का उत्तर है अजात शत्रु। अजात शत्रु ने इन हथियारों का प्रयोग किया था, और किसके विरुद्ध, मुख्यतः वज्र संघ यानी अष्टकुलिक के विरुद्ध किया था। 30 में आते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, महापद नंद, घनानंद, कालाशोक, और इनमें से कोई नहीं। तो जो 30 का उत्तर है वो है घन नंद या घनानंद। क्यों, देखिएगा घनानंद ये अंतिम शासक था, इसकी प्रजा, इसके जो इसने ज्यादा कर लगाए थे, साथ में इसके अत्याचारों से पीड़ित थी। तो यहां पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का समूल विनाश कर दिया, समूल विनाश कर दिया। और उसके बाद में जो साम्राज्य आया, जिस साम्राज्य की स्थापना हुई, वो था मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। 31 नंबर पे आते हैं। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में, या 300 ईसा पूर्व में। तो जो 31 का उत्तर है, तो ध्यान रखिएगा 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों या मुद्राओं का जो प्रचलन हुआ वो कब हुआ, तो 600 ईसा पूर्व या 600 बीसी भी हम कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए 32 पे आते हैं। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो
3 राजा दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से बुद्ध के समकालीन है। पहला है अजातशत्रु, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है प्रसेनजित। तो यहां पर कौन कौन से है तो आपको बताना है। तो देखिएगा 32 में जो सही है अजातशत्रु, ये भी बुद्ध का समकालीन था, और साथ में प्रसेनजित जो कि अवध के क्षेत्र में था, कौशल के क्षेत्र में था। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा यानी 1 और 3, सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 पे आते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो आपको यह बताना है छठी सदी ईसा पूर्व में बड़े राज्यों के उदय के पीछे प्रमुख कारण क्या था? पहला है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग। दूसरा है जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। और है चौथा है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग व्यापक पैमाने पर बढ़ गया था। तो सीधी सी बात है, उत्पादन अधिक होगा तो अधिशेष भी अधिक बचेगा। जब अधिशेष अधिक बचेगा तो बड़े बड़े नगरों का उदय भी होगा। चलिए 34 नंबर पे आते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को, तो आपसे पहला प्रश्न तो यही बन गया कि जीवक किसका राज्यवैद्य था? तो वो बिंबिसार का राज्यवैद्य था। राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो आपको बताना है कौशल, अंग, अवंती या वैशाली में से कौन सा है। तो 34 में देखे अवंती, अवंती के जो राजा है वो चंद्र प्रद्योत, उनका नाम है चंद्र प्रद्योत। उनको पीलिया रोग हो गया था, पीलिया, जिसको वर्तमान में पीलिया बोलते हैं, ज्वाइंटिस, या इसी को पांडु रोग भी बोलते हैं, पांडु रोग। ये पांडु रोग से पीड़ित थे, तो इनके इलाज के लिए मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था और सफलतापूर्वक इलाज भी किया था। चलिए 35 पे आते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो 35 में देखिएगा ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद। तो जो 35 का सही उत्तर है वो है शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बना दिया था। 36 में आते हैं। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। तो 36 का जो उत्तर है, तो देखिए यहां पर किस मगध सम्राट ने अंग का विलय करके, तो यहां पर उत्तर है बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग को हम चंपा भी कहते हैं, चंपा, अंग चंपा का विलय कर लिया था, ठीक है, बिंबिसार ने। चलिए 37 नंबर पे आते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? यहां पर पूछा गया है, यहां पर शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती, वत्स, ए और बी दोनों, या काशी। तो इसका सही उत्तर है काशी। काशी का विलय इसने अपने राज्य में मगध साम्राज्य में नहीं किया था। 38 में आते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ये आपको बताना है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। तो 38 का उत्तर है अजातशत्रु। ध्यान रखिए 38 का उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया था, अजातशत्रु। ध्यान रखिएगा इस चीज को। 39 में आते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। तो ये कथन आपको बताना है, ये कथन सही है गलत है। तो ये सर्वथा गलत है। फिर महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला व एकराट की उपाधि धारण की, ये भी गलत है। फिर है गिरव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी गलत है। तो इसमें सही क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी डी सही है। डी इज ए राइट आंसर। फिर 40 में बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? उत्तर भारत पूछा गया है यहां पर, ध्यान रखिएगा। और किसके आक्रमण के समय? सिकंदर के आक्रमण के समय। नंद, मौर्य, शुंग या कर्ण। तो 40 का उत्तर आपको बताना है। 40 में नंद वंश, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद या घननंद, घनानंद के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये ध्यान रखिए। चलिए 41 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक
ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। गांधार, कंबोज, काशी, मगध। यहां पर पूछा गया ईसा पूर्व 6ठी सदी में, ठीक है, तो यहां पर प्रारंभ में कौन सा शक्तिशाली नगर था? तो 41 का सीधी सी बात है मगध। 16 यहां पर एक चीज जान लीजिए, 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। मगध में ही अब एक राजा हुआ करता था और उसकी प्रजा हुआ करती थी। चलिए 42 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? ये पहले देखिए, ये पहले विदेशी हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो इनका प्रभाव क्या पड़ा? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तीसरा है ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, चौथा है घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार, और पांचवा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो यहां पर देखें 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सभी, इसमें से सभी प्रभाव पड़े। यानी खरोष्ठी लिपि, जब ईरानी आक्रमण हुआ तो खरोष्ठी लिपि आई, फिर अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचार हुआ, यानी पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए, ईरानियों छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, फिर घंटा के आकार के गुंबज लगाए गए, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति भी हुई। तो सारे सही हैं, यानी डी इसका राइट आंसर है। 43 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? यहां पर पूछा गया सिकंदर के आक्रमण का कौन सा भारत पे प्रभाव नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं 43 में। सबसे पहले इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, तो ये हम सही मान सकते हैं, बिल्कुल सही है। फिर इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद सेल्यूकस भी आएगा, इराकुसिया, जेड्रोसिया, मकरान, इन सब क्षेत्रों पर अधिकार करेगा, ठीक है। फिर सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, इसको भी हम सही मान सकते हैं, बिल्कुल देखिएगा, इसको भी सही मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद देखिएगा चौथा है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये कथन गलत है, ये कथन नहीं है, उसने रियासत नहीं बनाया, चूंकि सिकंदर पोरस से युद्ध करने के बाद वापस लौट गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग 44 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, और फिर है डी है मगध। तो आपको इसका 44 का सही उत्तर करना है मगध, तो मगध इसका राइट आंसर है मगध। तो देखिए यहां पर सब में यहां पर कौन सी व्यवस्था थी? गणतंत्र, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ पे, और यहाँ पर कैसी थी? यहाँ पर एक राजा थी और यहाँ पर और उसकी प्रजा थी, यानी ये यहाँ पर एक राजतंत्र था, यहाँ पर कैसा था? राजतंत्र था। चलिए 45 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेनिया को नियमित और स्थायी सेना रखने वाला भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को, या शिशुनाग को? तो 45 का उत्तर आपको करना है सेनिया, यानी जिसने नियमित रूप से सेना रखी हो, किसे कहा गया? तो बिंबिसार। तो बिंबिसार को हम सेनिया कहते हैं। सेनिया का मतलब होता है जो नियमित रूप से स्थायी सेना रखे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 46 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उग्रसेन, यानी इसका उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी, कहा जाता है? किसे उग्रसेन कहा जाता है? आप ऐसा समझे, महापद्मनंद को, घनानंद को, शिशुनाग को, या बिंबिसार को? जो 46 का जो सही उत्तर है वो है महापद्मनंद। महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता है, और उग्रसेन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भयानक सेना का स्वामी। 47 नंबर पे आते हैं। डेरियस या दारह बाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया, प्रांत को छत्रपति भी कहते हैं, प्रांत बनाया, उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो यहां पर आपको उत्तर करना है 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट, 270 टैलेंट। तो यहां पर आपको देखो जो इसका 47 का जो सही उत्तर है वो है 360 टैलेंट। टैलेंट एक इकाई है, ठीक है, राजस्व की एक इकाई है। चलिए 48 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ये आपको बताना है। तो देखो नियार्कस ये भी आया था, एना सिक्रिटस ये भी आया था, एरिस्टोबुलस ये भी आया था,
हेरोडोटस नहीं आया था, इसको इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास का पितामह या पिता भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। आते 49 नंबर पे, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। विभिन्न प्रकार की श्रेणियां थी या संघ थे, उनके संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन, सेठ, ज्येष्ठक या ग्राम भोजक। तो जो 49 का जो सही उत्तर है, श्रेणियों के संचालक को हम सेठ कहते हैं। और ये श्रेणियां संबंधित होती थी, ये व्यापार से संबंधित होती थी। किससे संबंधित होती थी? व्यापार से संबंधित होती थी, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिएगा इसके बाद 50 नंबर प्रश्न देखें। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो जो 50 का उत्तर है उसका गृहपति का अर्थ है धनी किसान। धनी किसान को गृहपति भी कहा जाता था। चलिए 51 नंबर पे आते हैं। 51 नंबर में एक तरफ राजा दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो देखें अष्टकुलक। अष्टकुलक क्या है? तो अष्टकुलक ये है परामर्शदायी संस्था है एक, ठीक है। महामात्र क्या है? तो महामात्र उच्च कोट के अधिकारी है, ठीक है, उच्च कोट के अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं। और फिर है इसके बाद बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को बलि साधक कहा जाता था। सौल्की क्या? शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों या व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, प्राचीन भारत में बलि, ठीक है, इसको भाग भी कहा जाता था, बल या भाग। और बाद में इसको कर या बाद में टैक्स, इंग्लिश में टैक्स भी कहा जाने लगा। तो इसका देखिए सही उत्तर क्या होगा? कूट सही कौन सा होगा? 1, 2, 3 और 4 सही आपस में मिले हुए हैं। चलिए 52 नंबर प्रश्न पे आते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यहां पर 52 का उत्तर आपको बताना है। 52 का उत्तर है अजातशत्रु। ध्यान रखिएगा 52 का अजातशत्रु उत्तर है। तो यहां पर आपको इसी वंश को हम पितृहंता वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश। और पितृहंता वंश किस वंश को बोलते हैं? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें लिखा है कि एक ने अपने पिता की हत्या की, बाद में उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। तो पितृहंता वंश के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो हर्यक वंश। 53 पे आते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, आपको बताना है। मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? जो 53 का जो उत्तर है वह है लिच्छवियों के द्वारा सबसे पहले वैशाली में गणतंत्र की स्थापना की गई। आते हैं 54 नंबर प्रश्न पे। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है, आपको सुमेलित करना है। तो देखिएगा कुरु, कुरु जो है वो प्राचीन इंद्रप्रस्थ है, यानी वर्तमान दिल्ली हरियाणा के साइड का क्षेत्र। पांचाल, पांचाल को हम लोग आई छत्र यानी बरेली या इसके आसपास का क्षेत्र बोलते हैं, आई छत्र, बरेली, ठीक है, बदायूं, बरेली, ये सब। कौशल, इसमें देखिएगा जो कौशल है उसको हम साकेत भी बोलते हैं, साकेत, राजधानी साकेत है कौशल की। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। तो इसमें देखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वो आप लोग देखें 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, मतलब बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। आते हैं 55 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कुछ सोचना ही नहीं, ये प्रश्न पिछली बार अभी हुआ है पीछे। तो अगंतुर निकाय, अगंतुर निकाय एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अच्छा, इसके अलावा और भी ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख ना मिलके कुछ कम महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 56 नंबर देखें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहां पर स्थित था? आपको बताना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में? तो यह है राजस्थान में। और मत्स्य को हम विराट नगर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? विराट नगर। मत्स्य को विराट नगर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मत्स्य विराट नगर। तो आप लोगों से पूछ लेते हैं विराट नगर वर्तमान में कहां स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आते हैं 57 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा या भरतपूजा? तो यहां पर देखें झेलम, यहां पर देखें किसको जाना जाता था? वितस्ता। वितस्ता नदी के नाम से किसको जाना जाता था? तो ये है झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। और इसी नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध भी हुआ था, इसीलिए हम इसको वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं, वितस्ता का युद्ध।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। आज के लिए बस इतना ही।